क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह उठकर सोचते हैं, आज तो बहुत सारा काम निपटाऊंगा, लेकिन दिन खत्म होते होते वही काम कल पर टाल देते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके अंदर टैलेंट है, आइडियाज हैं, सपने हैं, लेकिन एक अनजानी सी आदत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? वो आदत है टाल-मटोल, यानी प्रोक्रास्टिनेशन। ये आदत चुपचाप आती है, बिना शोर किए हमारे सबसे जरूरी कामों को पीछे धकेल देती है। हम सोचते हैं कि अभी नहीं, थोड़ी देर में करूंगा। वो थोड़ी देर कब हफ्तों, महीनों में बदल जाती है, पता ही नहीं चलता। और जब समझ आता है, तब तक हम या तो बहुत पीछे छूट चुके होते हैं या पछतावे में जी रहे होते हैं। S.J. स्कॉट की यह किताब हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो इस आदत से जूझ रहे हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं। इस किताब में कुल 12 चैप्टर हैं, लेकिन ये सिर्फ पन्नों में बंद शब्द नहीं है। ये हर चैप्टर एक आईना है जो आपको आपकी ही कमजोरियों से रूबरू कराता है और फिर एक एक करके उनसे जीतने के तरीके बताता है। किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि हर दिन के लिए छोटे छोटे प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स भी देती है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे इस अपने चैनल की हिंदी ऑडियो बुक। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेस्ट किताबें हिंदी में, आपके अपने अंदाज में। हम जानते हैं कि हर इंसान की कहानी अलग होती है। कोई शहर की भाग दौड़ में उलझा हुआ है, तो कोई गांव के खेतों में काम करके थका हुआ लौटता है। कोई स्टूडेंट है, तो कोई ऑफिस में घंटों कंप्यूटर के आगे बैठने वाला। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, हर कोई खुद को बेहतर बनाना चाहता है। हमारा चैनल इसी सोच से बना है कि गांव की मिट्टी से लेकर शहर की रफ्तार तक हर दिल तक ज्ञान पहुंचे। हम चाहते हैं कि जब आप ये किताबें सुनें तो ऐसा लगे जैसे कोई अपना बैठा आपकी कहानी सुना रहा हो, वो जो आपको समझता है और जो चाहता है कि आप भी आगे बढ़ें। चाहे आप मोबाइल में ईयरफोन लगाकर बस में बैठकर सुन रहे हों, या फिर खेत में काम करते वक्त ब्लूटूथ से जुड़े स्पीकर में, ये आवाज, ये कहानियां आपके अपने लिए ही हैं। यहां कोई बड़प्पन की बात नहीं, कोई भारी भरकम भाषा नहीं, बस सीधे दिल से निकली बातें जो आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकें। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। टालने की आदत को आज ही अलविदा कहें और एक्शन की आदत को अपनाएं। चलिए सुनते हैं हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग की ये जिंदगी बदल देने वाली किताब। चैप्टर 1, व्हाई वी प्रोक्रेस्टिनेट। सुबह का अलार्म बजता है, नींद खुलती है, लेकिन दिमाग कहता है थोड़ा और सो लूं। बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। कुछ मिनट और आंखें बंद, और देखते ही देखते आधा घंटा बीत जाता है। फिर जल्दी जल्दी दिन की शुरुआत होती है और सबसे जरूरी काम, वो जो सबसे पहले करना था, टल जाता है। यही है प्रोक्रास्टिनेशन की असली पहचान। इस पहले चैप्टर में S.J. स्कॉट बताते हैं कि टाल मटोल की यह आदत सिर्फ आलस की वजह से नहीं होती। इसके पीछे हमारे दिमाग की गहराई में छिपे कुछ भावनात्मक और मानसिक पैटर्न्स होते हैं। जब हम किसी काम की शुरुआत करने की सोचते हैं, तो हमारा दिमाग उस काम से जुड़ी संभावित चुनौतियों, मुश्किलों और फेल होने के डर को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगता है, और इस डर से बचने के लिए वह हमें टालने का सुझाव देता है। अभी नहीं, बाद में करना। कई बार यह डर सीधे सीधे समझ नहीं आता, लेकिन अंदर ही अंदर हम सोचते हैं, अगर मैंने शुरू किया और पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा, या फिर अगर मैंने गलती कर दी तो लोग क्या कहेंगे, या ये काम बहुत बड़ा है, मुझसे नहीं होगा। और इन अनकहे डर के जवाब में हम अपने आप को यह कहकर समझा देते हैं कि अभी वक्त नहीं है, मूड नहीं है, एनर्जी नहीं है। ये सब सुनने में छोटे बहाने लगते हैं, लेकिन यही बहाने रोज रोज हमारी प्रगति को रोकते हैं। S.J. स्कॉट बताते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन की सबसे गहरी जड़ होती है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी फौरन मिलने वाली खुशी की चाह। हम ऐसे काम करना पसंद करते हैं जो हमें तुरंत अच्छा महसूस कराएं, जैसे सोशल मीडिया देखना, यूट्यूब स्क्रॉल करना या कोई मनोरंजन, जबकि जरूरी काम अक्सर देर से खुशी देते हैं, जैसे पढ़ाई करना, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना या हेल्थ के लिए एक्सरसाइज। और हमारा दिमाग उसी चीज को चुनता है जिससे तुरंत डोपामीन मिले, यानी छोटे छोटे सुखद एहसास। लेखक यह भी बताते हैं
कि परफेक्शनिज्म यानी सब कुछ बिल्कुल सही करने की आदत भी टालने का बड़ा कारण है। जब हम सोचते हैं कि या तो परफेक्ट करूंगा या करूंगा ही नहीं, तो हम शुरू ही नहीं करते, क्योंकि कोई भी काम परफेक्ट शुरुआत से नहीं होता। लेकिन जब तक हम शुरू नहीं करेंगे तब तक सीख भी नहीं पाएंगे। इस चैप्टर में एक और अहम बात कही गई है। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारे पास कल ज्यादा टाइम होगा, ज्यादा एनर्जी होगी और हालात बेहतर होंगे। लेकिन सच यह है कि कल भी उतनी ही रुकावटें होंगी जितनी आज हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आज का अधूरा काम कल के बोझ में जुड़ जाएगा। तो समाधान क्या है? लेखक कहते हैं कि पहले हमें यह पहचानना होगा कि हम टाल क्यों रहे हैं। क्या डर है, क्या अनिश्चितता है, क्या परफेक्शन की फांस है या बस आलस? जब हम कारण को पहचानते हैं तभी हम उसे दूर कर सकते हैं। इसके बाद हमें अपने कामों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। जैसे अगर किसी रिपोर्ट पर काम करना है तो उसका पहला स्टेप सिर्फ फाइल ओपन करना हो सकता है। अगला स्टेप टाइटल लिखना। जब काम छोटे स्टेप्स में बंट जाता है तो दिमाग डरना छोड़ देता है और मूवमेंट शुरू हो जाती है। लेखक यह भी सलाह देते हैं कि हमें खुद से वादा करना चाहिए कि हम सिर्फ 5 मिनट तक उस काम पर फोकस करेंगे। ये 5 मिनट रूल हमारे दिमाग को ट्रिक करता है, क्योंकि एक बार जब हम शुरू कर देते हैं तो दिमाग उस फ्लो में आ जाता है और काम अपने आप आगे बढ़ने लगता है। पहले चैप्टर का सार यह है कि टालने की आदत को तोड़ने की शुरुआत खुद को समझने से होती है। जब आप जानते हैं कि आपका डर क्या है, आपकी सोच कैसे काम कर रही है और आपके दिमाग को क्या बहाना सूझ रहा है, तभी आप उस सोच को बदल सकते हैं। बदलाव का पहला कदम है अवेयरनेस यानी जागरूकता, और फिर एक्शन, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। टालना छोड़ो, शुरुआत करो। चाहे इम्परफेक्ट हो, लेकिन एक कदम आगे बढ़ाओ, क्योंकि जब आप अपने अंदर की उस आवाज को पहचानने लगते हैं जो आपको रोकती है, तभी आप उस पर जीत पा सकते हैं। यही है इस चैप्टर का असली संदेश। प्रोक्रास्टिनेशन को समझो, उसका सामना करो और छोटी छोटी शुरुआतों से आगे बढ़ो। चैप्टर 2, द प्रोक्रास्टिनेशन साइकिल। कई बार हम सोचते हैं कि अब की बार पक्का काम समय पर कर लूंगा, लेकिन जैसे ही काम का वक्त आता है एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। मन कहता है थोड़ा रुक जाते हैं, मूड नहीं बन रहा, और हम फिर से वही करते हैं जो पिछली बार किया था, काम को टाल देना। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल, यानी टाल मटोल का चक्र जो बार बार दोहराया जाता है। इस चैप्टर में एस.जे. स्कॉट बताते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक एक्शन नहीं बल्कि एक चक्र है, एक ऐसा दुष्चक्र जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। यह चक्र 4 मुख्य स्टेज में बटा होता है। पहला स्टेज, काम को लेकर चिंता या डर। जैसे ही कोई जरूरी काम सामने आता है हम उसके बारे में सोचते हैं और तुरंत एक डर पैदा हो जाता है। अगर मैं ये ठीक से नहीं कर पाया तो कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, ये बहुत लंबा काम है, मुझसे नहीं होगा, ऐसे विचार आने लगते हैं। इनसे मानसिक दबाव बढ़ता है और हम बेचैनी महसूस करते हैं। दूसरा स्टेज, असुविधा से बचने के लिए टालना। जब वो डर और दबाव ज्यादा हो जाता है तो दिमाग तुरंत कहता है बचो। हम उस काम से भागने के बहाने ढूंढने लगते हैं, कुछ और करने लगते हैं, मोबाइल पर टाइम पास, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर कोई छोटा सा आसान काम, ताकि खुद को समझा सकें कि मैं तो व्यस्त हूं। तीसरा स्टेज, अस्थायी राहत और गिल्ट। जैसे ही हम काम को टालते हैं हमें थोड़ी राहत मिलती है, लगने लगता है कि चलो बच गए, लेकिन यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। धीरे धीरे एक गिल्ट उभरने लगता है, मुझे ये काम कर लेना चाहिए था, मैंने फिर से टाल दिया, मैं कभी समय पर कुछ नहीं कर पाता। और यह गिल्ट हमारी आत्मविश्वास को कमजोर करने लगता है। चौथा स्टेज, जल्दबाजी में काम या पूरी तरह से टाल देना। आखिरी वक्त पर जब डेडलाइन करीब आती है तब घबराकर हम हड़बड़ी में काम करते हैं। अक्सर वो काम अधूरा या कम क्वालिटी का होता है, या फिर हम इतना डर जाते हैं कि काम को पूरी तरह छोड़ ही देते हैं और फिर खुद को कोसते हैं। ये सब हमारे आत्मसम्मान पर असर डालता है और अगली बार जब कोई नया काम आता है तो हम और ज्यादा डरने लगते हैं। इस चक्र का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि हर बार जब हम इसे दोहराते हैं
यह और मजबूत होता जाता है और हर बार हमारी खुद पर से विश्वास और कमजोर हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं और धीरे धीरे हमारी पहचान ही बन जाती है, मैं टालने वाला इंसान हूं। एस.जे. स्कॉट बताते हैं कि इस चक्र को तोड़ना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें इसे पहचानना होगा। हर बार जब आप किसी जरूरी काम को टालने की सोचें तो खुद से ये सवाल पूछिए, मैं अभी इस काम से क्यों भाग रहा हूं? क्या मुझे डर लग रहा है? क्या ये काम बहुत बड़ा लग रहा है? क्या मैं अपनी परफेक्शन की उम्मीद से दबा हुआ हूं? जैसे ही आप इस चक्र की पहचान करना शुरू करते हैं, आप इसे तोड़ने की ताकत भी हासिल करते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि आप ऐसे समय पर रिप्लेसमेंट बिहेवियर तैयार रखें, यानी जब भी आप किसी काम से भागने लगें तो उस समय खुद को किसी छोटे आसान स्टेप की ओर मोड़ें, जैसे बस 5 मिनट बैठकर इस फाइल को देखता हूं, या मैं बस एक पैराग्राफ लिखूंगा, बस इतना ही। ये छोटी शुरुआत चक्र को तोड़ने का पहला हथियार बनती है। लेखक यह भी बताते हैं कि इस चक्र को तोड़ने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको खुद को दोष देना बंद करना होगा और समझना होगा कि आप इंसान हैं, मशीन नहीं। आपसे गलती हो सकती है और हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप जागरूक होकर हर बार चक्र की शुरुआत को पहचान लें तो धीरे धीरे यह कमजोर होता जाएगा। इस चैप्टर का संदेश सीधा है, प्रोक्रेस्टिनेशन एक दुष्चक्र है जो हर बार आपकी आत्मछवि को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसे तोड़ा जा सकता है सही समझ, सही सवाल और छोटी छोटी एक्शन से। जब आप इस चक्र को समझ लेते हैं तभी आप उससे बाहर निकलने की शुरुआत कर पाते हैं। कहानी वही है, टालना नहीं, समझना है। और जब समझ बढ़ती है तो बदलाव अपने आप होने लगता है। यही है इस चैप्टर की गहराई। चैप्टर 3, ओवरकमिंग मेंटल ब्लॉक्स। टाल मटोल की सबसे बड़ी वजह सिर्फ बाहरी हालात नहीं होते, बल्कि हमारे भीतर बैठे मेंटल ब्लॉक्स होते हैं, यानी ऐसी मानसिक दीवारें जो हमें एक्शन लेने से रोकती हैं। ये दीवारें दिखती नहीं हैं, लेकिन हमारी हर सोच, हर फैसले और हर कोशिश को धीरे धीरे बांध लेती है। इस चैप्टर में एस.जे. स्कॉट बताते हैं कि इन मेंटल ब्लॉक्स को पहचानना और उन्हें तोड़ना क्यों जरूरी है और कैसे हम धीरे धीरे खुद को उस मानसिक जेल से आजाद कर सकते हैं। जब भी हम किसी जरूरी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, दिमाग के अंदर आवाजें गूंजने लगती हैं, तू ये नहीं कर पाएगा, कहीं फेल हो गया तो, इसमें बहुत टाइम लगेगा, तू कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा, अब शुरू करने का क्या फायदा। ये सारी आवाजें हमारी खुद की ही होती हैं और इन्हें कहते हैं लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी खुद को सीमित करने वाले विश्वास। ये विश्वास बचपन के अनुभवों, समाज की बातों और बार बार की असफलताओं से हमारे अंदर गहराई से बस जाते हैं। एस.जे. स्कॉट कहते हैं कि सबसे पहला कदम होता है अवेयरनेस, यानी इन ब्लॉक्स की पहचान। जब भी आप किसी काम को टालते हैं, उस समय अपने भीतर चल रही सोच को गौर से सुनिए। क्या आप डर रहे हैं? शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं? क्या खुद पर विश्वास नहीं हो रहा? इन सवालों से आप धीरे धीरे अपने मेंटल पैटर्न्स को पहचानने लगते हैं। इस चैप्टर में लेखक 3 सबसे आम मेंटल ब्लॉक्स की चर्चा करते हैं। 1. फियर ऑफ फेलियर। कई बार हम काम शुरू नहीं करते क्योंकि हमें अंदर से डर होता है कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। हम सोचते हैं कि अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो फेल नहीं होंगे, और इसी सोच से बचने के लिए हम काम को टालते रहते हैं। लेकिन असफलता से डरना हमें सफलता से भी दूर करता है। 2. ऑल और नथिंग थिंकिंग। यह सोच कहती है कि या तो सब कुछ परफेक्ट हो या बिल्कुल मत करो। जैसे अगर मैं 1 घंटा लगातार नहीं पढ़ सकता तो पढ़ने का क्या फायदा। इस सोच की वजह से हम छोटे छोटे प्रयास भी नहीं करते और काम की शुरुआत ही नहीं होती। 3. ओवरवेल्म और एंग्जाइटी। जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है तो हम उसके वजन से घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि यह हमारे बस का नहीं है। इस डर और चिंता से बचने के लिए हम आसान रास्ता चुनते हैं, यानी उस काम को टाल देना। इन मानसिक अवरोधों से लड़ने के लिए लेखक कुछ व्यवहारिक तकनीकें भी सुझाते हैं। 1. रिप्लेस नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब भी मन कहे तू नहीं कर पाएगा तो जवाब दो, मैं बस शुरुआत कर रहा हूं, परफेक्ट नहीं होना जरूरी नहीं है। जब भी खुद को नीचा दिखाने वाले विचार आएं
तो उन्हें सच मानने के बजाय सवाल करो, क्या ये बात पूरी तरह सच है? क्या पहले मैंने कुछ नया नहीं सीखा? क्या मैं एक ही कोशिश में सब कुछ सीखने की उम्मीद कर रहा हूं? 2. रीफ्रेम द टास्क। अगर कोई काम बहुत भारी लग रहा है तो उसे एक बड़ी जिम्मेदारी की तरह ना देखें। उसे एक छोटा प्रयोग मानिए, एक छोटा सा स्टेप जो आपको आगे ले जा सकता है। जैसे, मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ 10 मिनट का रिसर्च कर रहा हूं। 3. विजुअलाइज सक्सेस नॉट फियर। हर बार जब काम को सोचते ही डर लगने लगे तो उसकी असफलता की बजाय उसकी सफलता की कल्पना करो। सोचो कि आपने वह काम कर लिया है और आपको उस पर गर्व महसूस हो रहा है। यह सोच आपको ऊर्जा देगी और आपका मनोबल बढ़ाएगी। 4. सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर बार जब आप किसी मेंटल ब्लॉक को पार करके थोड़ा भी आगे बढ़ें तो खुद को शाबाशी दीजिए। चाहे आपने सिर्फ 10 मिनट काम किया हो, वो भी जीत है। ये छोटी छोटी जीतें ही धीरे धीरे बड़े आत्मविश्वास में बदलती हैं। इस चैप्टर का सार यह है कि जब तक हम अपने अंदर छिपे डर, सीमाएं और गलत विश्वासों को पहचानते नहीं, तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। लेकिन जैसे ही हम इन मेंटल ब्लॉक्स को सामने लाकर उनसे सवाल करने लगते हैं, उनकी ताकत कम होने लगती है। लेखक कहते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन को हराने के लिए सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, माइंड मैनेजमेंट चाहिए। क्योंकि दिक्कत घड़ी की सुइयों में नहीं, हमारी सोच की धारणाओं में है। और जब सोच बदलेगी तभी काम का बहाव बदलेगा। इसलिए अगली बार जब भी कोई जरूरी काम आपको भारी लगे तो खुद से ये जरूर पूछना, क्या सच में ये काम मुश्किल है या मेरी सोच ने इसे मुश्किल बना दिया है? जवाब वहीं से आएगा जहां से बदलाव शुरू होगा। यही है इस चैप्टर का असली मैसेज। चैप्टर 4, बिल्डिंग एन एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट। अब तक आपने समझ लिया कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालने की आदत कैसे बनती है, उसके पीछे का मानसिक चक्र क्या होता है और किन मानसिक दीवारों की वजह से हम एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन सिर्फ समझना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह एक नई और मजबूत आदत बनाना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में S.J. स्कॉट बताते हैं कि कैसे हम एक एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट बना सकते हैं, यानी ऐसी दैनिक आदत जो धीरे धीरे टालने की आदत को जड़ से हटा दे। लेखक कहते हैं कि किसी भी आदत को बदलने का असली रास्ता है उसे किसी और आदत से रिप्लेस करना। हमारा दिमाग खाली जगह से डरता है, इसलिए अगर आप सिर्फ टालने की आदत को छोड़ने की सोचेंगे तो दिमाग दोबारा उसी पुराने रास्ते पर चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसके स्थान पर एक नई, सटीक और सरल आदत रखते हैं तो वही आदत धीरे धीरे आपकी नई पहचान बन सकती है। पहला कदम, क्यू यानी संकेत को पहचानो। हर आदत की शुरुआत एक संकेत से होती है, कोई खास समय, जगह, भावना या परिस्थिति। जैसे जब आप थकान महसूस करते हैं तो काम टालने का मन करता है। जब आप किसी टफ काम की सोचते हैं तो ब्राउजर खोलकर सोशल मीडिया पर चले जाते हैं। ये संकेत ही हैं जो हमें टालने की दिशा में ले जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि आप अपने दिन का अवलोकन करें और देखें कि किस स्थिति में आप सबसे ज्यादा टालते हैं। क्या वो दोपहर का वक्त है? क्या वो तब होता है जब कोई कठिन टास्क सामने आता है? दूसरा कदम, रूटीन यानी रिप्लेसमेंट आदत चुनो। अब आपको टालने की उस आदत की जगह कोई नई आदत रखनी है। उदाहरण के लिए, अगर आपका मन कहता है थोड़ा YouTube देख लूं, तो आप कह सकते हैं मैं बस 5 मिनट किसी पॉजिटिव पॉडकास्ट को सुनूंगा और फिर काम पर लौटूंगा। या अगर आपका मन कहता है काम बहुत भारी है, तो आप कहिए मैं सिर्फ एक छोटा स्टेप करूंगा, जैसे फाइल खोलना या टाइटल लिखना। ये नई छोटी आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगेगी। तीसरा कदम, रिवॉर्ड यानी खुद को छोटा इनाम दो। जब भी आप उस नई आदत को सफलतापूर्वक करते हैं, खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए, जैसे खुद की तारीफ, थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम या एक कप अपनी पसंद की चाय। दिमाग को यह महसूस होना चाहिए कि उसने जो किया उसका पॉजिटिव परिणाम मिला। ये इनाम उस आदत को बार बार दोहराने की प्रेरणा देगा। चौथा कदम, कंसिस्टेंसी यानी नियमितता बनाए रखो। कोई भी नई आदत एक दिन में नहीं बनती। लेखक बताते हैं कि हैबिट्स धीरे धीरे तैयार होती हैं, हर दिन के छोटे प्रयासों से। आपको यह तय करना है कि हर दिन सिर्फ 1 छोटा स्टेप जरूर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप ये छोटी जीत रोज दोहराते हैं
तो आपका दिमाग नई पहचान बनाना शुरू करता है। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो टालता नहीं, एक्शन लेता है। 5वां कदम, ट्रैकिंग यानी प्रगति को नोट करो। S.J. स्कॉट सुझाव देते हैं कि आप एक छोटा सा हैबिट ट्रैकर रखें, एक नोटबुक, ऐप या चार्ट, जिसमें आप हर दिन यह नोट करें कि आपने कितना किया। जब आप लगातार कई दिनों तक प्रगति देखते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है और दिमाग को सकारात्मक संकेत मिलता है कि यह बदलाव स्थायी हो सकता है। लेखक इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, स्टार्ट स्मॉल, स्टे स्टेडी, यानी शुरुआत छोटी हो लेकिन नियमित हो। अक्सर लोग बड़े बदलाव की कोशिश में शुरुआत ही नहीं कर पाते, लेकिन छोटे कदम एक मजबूत नींव बनाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको रोज 30 मिनट पढ़ाई करनी है, लेकिन आपका मन नहीं करता, तो शुरुआत सिर्फ 5 मिनट से कीजिए। फोकस सिर्फ इतने पर हो कि आप बैठें और किताब खोलें। धीरे धीरे जब ये 5 मिनट की आदत मजबूत हो जाएगी, तब उसे 10, 15 और फिर 30 तक ले जाया जा सकता है। इस चैप्टर का सार यही है, टाल मटोल से लड़ने के लिए लड़ाई बाहर नहीं, भीतर की आदतों से है। जब आप अपने सोचने के तरीके, काम की शुरुआत के संकेत और आदतों के ढांचे को बदलना शुरू करते हैं, तभी असली बदलाव आता है। एंटी प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सोच समझकर बनाई गई दिनचर्या है, जो धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देती है जो सोचता नहीं, करता है। यही है इस चैप्टर का असली संदेश। अपने आप को धोखा देने की आदत को छोड़िए और हर दिन छोटी छोटी एक्शन से खुद पर भरोसा बनाइए, क्योंकि जब आदत बदलती है तब जिंदगी बदलने लगती है। चैप्टर 5, सेटिंग स्मार्ट गोल्स। अब तक आपने सीखा कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टाल मटोल की आदत क्यों होती है, यह कैसे एक चक्र बन जाती है और कैसे हम मानसिक रुकावटों को पार करके एक नई आदत बना सकते हैं। लेकिन आदत के साथ साथ हमें दिशा की भी जरूरत होती है। अगर हमें पता ही नहीं कि हमें किस तरफ बढ़ना है, तो हम भटक जाएंगे या वहीं रुक जाएंगे। इसीलिए S.J. स्कॉट इस चैप्टर में बात करते हैं स्मार्ट गोल्स की, यानी ऐसे लक्ष्य जो स्पष्ट, मापने योग्य और वास्तविक हों, ताकि आप उन्हें लेकर भ्रम में न रहें और टालना बंद कर सकें। स्मार्ट का मतलब है S, स्पेसिफिक, स्पष्ट, M, मेजरेबल, मापने योग्य, A, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, R, रेलेवेंट, प्रासंगिक, T, टाइम बाउंड, समय सीमित। जब आप अपने लक्ष्यों को स्मार्ट तरीके से तय करते हैं, तो वे सिर्फ ख्याल नहीं रहते, बल्कि एक स्पष्ट योजना बन जाते हैं, जिससे दिमाग को पता होता है कि क्या करना है, कब करना है और कितना करना है। 1, स्पेसिफिक, लक्ष्य को धुंधला मत रहने दो। मुझे फिट होना है या मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। ये लक्ष्य बहुत आम हैं और वेग होते हैं। इनके पीछे कोई स्पष्ट एक्शन नहीं छिपा होता, इसलिए दिमाग उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। लेखक कहते हैं कि अपने गोल को इतना साफ लिखो कि उसमें कोई भ्रम न रहे। जैसे, मैं रोज सुबह 6 बजे उठकर 20 मिनट वॉक करूंगा, या मैं रोज रात 8 से 9 बजे तक एग्जाम प्रिपरेशन करूंगा। जब लक्ष्य साफ होता है तो उस पर काम करना आसान हो जाता है। 2, मेजरेबल, प्रगति को नाप सको। अगर आप यह नहीं जानते कि आपने कितना किया, तो आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि आप कितने पीछे या आगे हो। इसलिए लक्ष्य ऐसा हो जो नापा जा सके। जैसे, मैं इस हफ्ते 3 चैप्टर खत्म करूंगा। मैं हर दिन 5 वोकैब वर्ड्स याद करूंगा। इससे आपको हर दिन एक क्लियर सेंस मिलेगा कि आपने क्या हासिल किया। 3, अचीवेबल, असली दुनिया के हिसाब से बनाओ। S.J. स्कॉट बताते हैं कि कई बार हम इतने बड़े लक्ष्य बना लेते हैं कि वो डराने लगते हैं। जैसे, मैं 1 महीने में पूरी किताब याद कर लूंगा, या मैं हर दिन 4 घंटे एक्सरसाइज करूंगा। ऐसा लक्ष्य न सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि आपको टालने की दिशा में ले जाता है। इसलिए लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपकी क्षमताओं और संसाधनों के मुताबिक हो, जो चुनौतीपूर्ण तो हो लेकिन असंभव न लगे। 4, रेलेवेंट, आपका लक्ष्य आपकी जिंदगी से जुड़ा हो। कोई भी लक्ष्य तभी असरदार होता है जब उसका आपके जीवन से कोई गहरा रिश्ता हो। अगर आप सिर्फ दूसरों को देखकर या किसी ट्रेंड के कारण लक्ष्य बनाते हैं, तो आप जल्द ही उससे जुड़ाव खो बैठते हैं।
लेखक कहते हैं कि हर लक्ष्य से पहले खुद से पूछिए, क्या ये मेरी प्राथमिकता है? क्या ये मेरे बड़े उद्देश्य से जुड़ा है? क्या इससे मेरी जिंदगी में वाकई कोई फर्क पड़ेगा? जब उत्तर हां होता है, तभी लक्ष्य के प्रति सच्ची लगन आती है। 5. टाइम बाउंड, तय समय सीमा होनी चाहिए। अगर कोई लक्ष्य कभी भी पूरा हो सकता है, तो वो कभी नहीं बन जाता है। टाइम सीमा लक्ष्य को प्राथमिकता देती है, जैसे मैं यह रिपोर्ट नेक्स्ट वेंसडे तक खत्म करूंगा, या मैं इस महीने के आखिर तक अपना रूटीन बना लूंगा। टाइम की लिमिट आपके दिमाग को अर्जेंसी देती है, जिससे टाल मटोल की आदत कम होती है। लेखक बताते हैं कि जब आप स्मार्ट गोल्स सेट करते हैं, तो आपके पास सिर्फ ख्वाब नहीं रहते, आपके पास कदम दर कदम चलने का रोड मैप होता है। और जब दिमाग को स्पष्ट दिशा मिलती है, तो वह अनावश्यक डर और उलझनों में नहीं उलझता। इस चैप्टर में एक अभ्यास भी सुझाया गया है, हर हफ्ते एक स्मार्ट गोल सेट करने का। लेखक कहते हैं कि आप अपने किसी भी टालते हुए काम को लो और उसे स्मार्ट मॉडल में ढाल दो। उदाहरण के लिए, मुझे पढ़ाई करनी है। स्मार्ट गोल, मैं अगले 5 दिनों में रोज 1 घंटा बैठकर हिस्ट्री के 2 चैप्टर पढ़ूंगा और उनका 1 पेज का सारांश बनाऊंगा। अब देखिए, लक्ष्य बिल्कुल साफ हो गया और उसमें एक्शन भी जुड़ गया। लेखक यह भी बताते हैं कि स्मार्ट गोल सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं होते, आप इन्हें रोजमर्रा के छोटे कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, मैं आज शाम 5 बजे तक ईमेल का जवाब दूंगा, या मैं रोज रात को 10 मिनट अपने अगले दिन की योजना बनाऊंगा। इस चैप्टर का सबसे अहम संदेश यह है, प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर तभी होती है जब हमें पता नहीं होता कि हमें करना क्या है या कब करना है। स्मार्ट गोल्स उस धुंध को साफ कर देते हैं और हमारे सामने एक स्पष्ट रास्ता रख देते हैं। चैप्टर 6, ब्रेकिंग डाउन योर गोल्स। अब तक आपने स्मार्ट गोल्स बनाना सीख लिया, यानी ऐसे लक्ष्य जो स्पष्ट, मापने योग्य, हकीकत से जुड़े और समयबद्ध हों। लेकिन अगर लक्ष्य बड़ा है या रास्ता लंबा लगता है, तो अक्सर मन कहता है, ये मेरे बस का नहीं है, और हम एक बार फिर उसी पुराने जाल में फंस जाते हैं, टालना, डरना और फिर कुछ न करना। इस चैप्टर में एस.जे. स्कॉट बताते हैं कि कैसे किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हम न सिर्फ टाल मटोल से बच सकते हैं, बल्कि पूरे विश्वास के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ सकते हैं। लेखक कहते हैं, हम किसी पहाड़ को देखकर डरते हैं, लेकिन अगर उसे सीढ़ियों में बांट दें तो चढ़ाई मुमकिन लगने लगती है। यही सिद्धांत हमारे लक्ष्यों पर भी लागू होता है। 1. बड़े लक्ष्य छोटे हिस्सों में क्यों बांटना जरूरी है? जब कोई काम बहुत बड़ा लगता है, जैसे एक नई स्किल सीखना, किताब लिखना, बिजनेस शुरू करना या परीक्षा की तैयारी करना, तो दिमाग तुरंत उसे भारी और मुश्किल की श्रेणी में डाल देता है। और हमारा स्वभाव ऐसा है कि भारी कामों को हम टालने लगते हैं। लेकिन अगर वही काम छोटे हिस्सों में बांटा जाए, जैसे एक स्किल को 10 लेसन में, एक किताब को 20 टॉपिक में, एक बिजनेस आइडिया को 5 स्टेप्स में, तो दिमाग को लगेगा कि यह संभव है, मैं कर सकता हूं। 2. माइक्रो गोल्स बनाना सीखिए। माइक्रो गोल्स का मतलब है इतने छोटे टास्क्स जिन्हें आप बिना किसी डर या दबाव के तुरंत शुरू कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है एक ब्लॉग लिखना, तो माइक्रो गोल्स ऐसे होंगे। पहला माइक्रो गोल, सिर्फ टॉपिक तय करना। दूसरा, एक बेसिक आउटलाइन बनाना। तीसरा, पहले पैराग्राफ का ड्राफ्ट लिखना। चौथा, एडिटिंग करना। 5वां, पब्लिश करना। जब आप हर स्टेप को एक अलग लक्ष्य मानते हैं, तो पूरा प्रोजेक्ट एक भारी चट्टान की तरह नहीं लगता, बल्कि वो एक सीढ़ी जैसा बन जाता है, जिस पर एक एक करके चढ़ा जा सकता है। 3. टाइम ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें। लेखक कहते हैं कि जब आप कोई बड़ा काम छोटे हिस्सों में बांटते हैं, तो उन हिस्सों को अपने डेली शेड्यूल में टाइम ब्लॉक के रूप में रखें। यानी दिन में एक निश्चित समय तय करें, जैसे मैं सुबह 9 से 9:30 तक रिसर्च करूंगा, या शाम 5 बजे से 5:15 तक रिवीजन करूंगा। ये छोटे छोटे टाइम स्लॉट दिमाग को कमिटमेंट का सिग्नल देते हैं, जिससे आप काम को टालते नहीं। 4. प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। हर छोटे टास्क को पूरा करने के बाद एक टिक मार्क लगाइए या उसे किसी लिस्ट से काट दीजिए। यह छोटी सी क्रिया आपको विजिबल प्रगति दिखाती है, यानी आप देख पाते हैं
कि आप कहां तक पहुंचे हैं। यह न केवल मोटिवेशन बढ़ाती है बल्कि प्रोक्रास्टिनेशन को भी पीछे धकेलती है। 5. 1 स्टेप एट अ टाइम का मंत्र अपनाइए। लेखक कहते हैं कि हमें अपने फोकस को भविष्य की चिंता या काम की लंबाई पर नहीं बल्कि आज का एक स्टेप क्या है, इसे एक सवाल पर केंद्रित करना चाहिए। जैसे किसान हर दिन खेत में हल चलाता है, बीज डालता है, पानी देता है और महीनों बाद फसल काटता है, वैसे ही सफलता भी एक एक दिन के काम से बनती है। 6. इम्परफेक्शन को स्वीकार कीजिए। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटने का एक और फायदा है, आप हर हिस्से में सुधार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर किसी हिस्से में कमी रह भी गई तो उसे ठीक किया जा सकता है। इससे परफेक्शनिज्म का डर कम होता है और आप बेझिझक शुरुआत कर पाते हैं। इस चैप्टर में एक उदाहरण दिया गया है। एक व्यक्ति को अपनी पहली किताब लिखनी थी। वह हर बार सोचता था, इतनी बड़ी किताब मैं कैसे लिखूं? लेकिन जब उसने उसे 50 छोटे टास्क्स में बांटा, जैसे रिसर्च, आउटलाइन, हर चैप्टर का ड्राफ्ट, एडिटिंग आदि, और हर दिन एक टास्क पर ध्यान दिया, तो कुछ ही हफ्तों में वह किताब तैयार हो गई। 7. सेलिब्रेट माइक्रो सक्सेसेस। हर छोटा टास्क पूरा करने के बाद खुद को सराहिए। चाहे आपने सिर्फ 10 मिनट बैठकर एक पैराग्राफ लिखा हो, वह भी जीत है। यह आदत आपके मन को सकारात्मक फीडबैक देती है, जिससे आप अगला टास्क करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस चैप्टर का सार यह है, बड़ा काम मत सोचो, अगला स्टेप सोचो। जब आप किसी भी लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं तो न केवल आप शुरू करने में सक्षम होते हैं बल्कि उसे पूरा करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यही है एंटी प्रोक्रास्टिनेशन माइंडसेट का अगला बड़ा स्तंभ। चैप्टर 7, क्रिएटिंग अ प्रोडक्टिव डेली रूटीन। अगर आप अपने जीवन में टालमटोल को जड़ से हटाना चाहते हैं तो सिर्फ गोल्स बनाना और उन्हें तोड़ना काफी नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप एक ऐसी डेली रूटीन बना लेते हैं जो न सिर्फ आपके समय का सही उपयोग करती है बल्कि आपके दिमाग को रोज ये याद दिलाती है, मुझे क्या करना है, क्यों करना है और कब करना है। इस चैप्टर में S.J. स्कॉट बताते हैं कि एक असरदार और प्रोडक्टिव दिनचर्या कैसे आपकी सोच को बदल सकती है और आपको एक ऐसा इंसान बना सकती है जो काम टालता नहीं, काम करता है। लेखक कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्यों जितना ऊंचा नहीं उठते बल्कि अपनी आदतों और सिस्टम जितना नीचे गिरते हैं। अगर आपकी दिनचर्या बिखरी हुई है, अनजानी है या बिना दिशा के है, तो चाहे आपका लक्ष्य कितना भी महान क्यों ना हो, आप हर दिन उसे टालते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी रूटीन आपको लगातार छोटे कदम उठाने की दिशा में ले जाती है तो बदलाव स्वाभाविक हो जाता है। 1. सुबह की शुरुआत। दिन का रुख तय करती है। दिन की शुरुआत जैसे होती है वैसा ही आपका पूरा दिन गुजरता है। अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल स्क्रॉल करने लगते हैं तो दिमाग पैसिव हो जाता है। लेकिन अगर सुबह उठकर आप 10-15 मिनट किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में लगते हैं, जैसे जर्नलिंग, एफर्मेशंस, थोड़ा स्ट्रेचिंग या माइंडफुलनेस, तो दिमाग को एक क्लियर सिग्नल मिलता है कि मैं आज का दिन कंट्रोल कर रहा हूं। लेखक सुझाते हैं कि हर व्यक्ति को एक मॉर्निंग किक स्टार्ट रूटीन बनानी चाहिए जिसमें 3 से 5 ऐसे काम हों जो आपको प्रेरित करें, स्पष्ट सोच दें और शरीर को ऊर्जा दें। 2. टॉप टास्क को दिन की शुरुआत में रखें। S.J. स्कॉट बताते हैं कि दिन की शुरुआत में हमारी विल पावर और मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए जो भी सबसे जरूरी या मुश्किल टास्क हो, जैसे पढ़ाई, लिखना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, उन्हें दिन के पहले 2-3 घंटों में ही निपटा लेना चाहिए। इसे ईट दैट फ्रॉग सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी सबसे पहले उस काम को करो जिसे तुम सबसे ज्यादा टालते हो। ऐसा करने से न सिर्फ दिन हल्का लगता है बल्कि आत्मसंतोष भी बढ़ता है। 3. टाइम ब्लॉकिंग। हर घंटे की भूमिका तय होनी चाहिए। अगर दिन भर हम बस दिमाग से सोचते रहें कि अब क्या करें, तो डिसीजंस लेने में ही एनर्जी खत्म हो जाती है। इसका समाधान है टाइम ब्लॉकिंग, यानी दिन के अलग अलग हिस्सों के लिए पहले से तय करना कि किस समय क्या काम करेंगे। जैसे मॉर्निंग 9 to 10, डीप वर्क 10 to 10:30, ईमेल चेक 10:30 to 11, ब्रेक
और ऐसे ही पूरा दिन। इससे डिसीजन फटीग कम होता है और आप ज्यादा फोकस्ड रहते हैं। 4. डिस्ट्रैक्शन प्रूफ जोन्स बनाना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ी दुश्मन है छोटी छोटी रुकावटें। जब आप कोई टास्क शुरू करते हैं तभी मोबाइल नोटिफिकेशन आता है या कोई सोशल मीडिया ऐप ध्यान खींचता है। इसलिए अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसे टाइम जरूर रखें जो पूरी तरह डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। उस वक्त मोबाइल साइलेंट रखें, ब्राउजर टैब बंद रखें और अपने आसपास के लोगों को भी बता दें कि आप फोकस्ड वर्क कर रहे हैं। 5. ब्रेक लेना काम का दुश्मन नहीं, साथ ही है लंबे समय तक लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है और आप फिर से टालने की तरफ झुकने लगते हैं। लेखक सुझाते हैं कि हर 50 मिनट काम करने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। इस ब्रेक में आप खड़े हो जाएं, थोड़ा टहलें, पानी पिएं या कुछ गहरी सांस लें। इससे आपकी एनर्जी फिर से रिचार्ज होती है। 6. रात की समीक्षा और तैयारी। दिन खत्म होने से पहले 10 से 15 मिनट निकालिए और सोचिए, आज मैंने क्या पूरा किया, क्या मुझे किसी टास्क में दिक्कत हुई, कल के लिए मेरी प्राथमिकता क्या होगी। यह रिव्यू न सिर्फ आपको सच्चाई दिखाता है बल्कि अगले दिन के लिए एक स्पष्ट सोच भी देता है। साथ ही जब आप अपना अगला दिन पहले से प्लान करके सोते हैं तो सुबह उठते ही आपको डायरेक्शन मिल जाती है। 7. छोटे छोटे रिवॉर्ड्स भी जरूरी हैं। आपकी दिनचर्या में थोड़ा सेलिब्रेशन होना भी जरूरी है। हर बार जब आप कोई जरूरी टास्क पूरा करें तो खुद को सराहें, चाहे वह एक कप चाय हो, एक मनपसंद गाना हो या थोड़ी देर की वॉक। यह छोटी छोटी खुशियां दिमाग को रीइंफोर्स करती हैं कि मेहनत के बाद सुकून मिलता है। चैप्टर 8. एलिमिनेटिंग टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब तक आपने सीखा कि एक मजबूत डेली रूटीन कैसे बनाई जाती है और किस तरह छोटे छोटे कदमों से टालने की आदत को हराया जा सकता है। लेकिन सिर्फ अच्छी आदतें अपनाना काफी नहीं है। असली प्रोडक्टिविटी तब आती है जब हम उन चीजों को हटाना सीखते हैं जो हमारे वक्त को चुपचाप खा जाती हैं। इस चैप्टर में एस.जे. स्कॉट बताते हैं कि कैसे आप अपने दिन में छिपी हुई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज को पहचान सकते हैं और उन्हें हटाकर अपने समय का असली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, अगर आप रोज 2 घंटे ऐसी चीजों में गंवा रहे हैं जो आपके लक्ष्य से नहीं जुड़ी हैं, तो हफ्ते में 14 घंटे और महीने में लगभग 60 घंटे बर्बाद हो रहे हैं। यही समय आपको आगे ले जा सकता था। यानी सिर्फ टाइम टेबल बनाना ही नहीं, टाइम की चोरी पकड़ना भी जरूरी है। 1. सबसे पहले पहचानिए कौन सी गतिविधियां आपका समय खा रही हैं। एस.जे. स्कॉट सलाह देते हैं कि आप टाइम ऑडिट करें, यानी 1 या 2 दिन के लिए ट्रैक करें कि आप हर घंटे में क्या कर रहे हैं। क्या आप बार बार मोबाइल अनलॉक करते हैं? क्या आप बिना सोचे समझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब या व्हाट्सएप पर चले जाते हैं? क्या आप मेल चेक करने के बहाने टाल मटोल कर रहे हैं? जब आप खुद को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो कई बार चौंकाने वाले पैटर्न सामने आते हैं। 2. सोशल मीडिया। सबसे बड़ा चुपचाप समय चुराने वाला आजकल हमारी सबसे बड़ी टाइम वेस्टिंग हैबिट है बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। हम सोचते हैं बस 2 मिनट, लेकिन वहीं से आधा घंटा उड़ जाता है और फिर गिल्ट में डूबे हम सोचते हैं अब तो टाइम गया, कल से शुरू करूंगा। लेखक कहते हैं कि सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन आपको उसके लिए एक सीमित समय तय करना चाहिए। जैसे मैं दिन में सिर्फ 2 बार 10-10 मिनट के लिए ही सोशल मीडिया खोलूंगा। साथ ही आप डिस्ट्रैक्टिंग एप्स को होम स्क्रीन से हटाकर या स्क्रीन टाइम लिमिट लगाकर खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। 3. बार बार मेल और मैसेज चेक करना। कई बार हम अपने काम से ध्यान हटाने के लिए खुद को बिजी दिखाने वाले कामों में फंसा लेते हैं, जैसे हर 10 मिनट में ईमेल चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना या बार बार फोन उठाकर देखना। लेखक सुझाते हैं कि आप ईमेल या मैसेज चेक करने के लिए दिन में सिर्फ 2 या 3 फिक्स टाइम रखें और उस वक्त के अलावा उन्हें हाथ न लगाएं। 4. बिजी वर्क और रियल वर्क में फर्क करें। कभी कभी हम ऐसे कामों में उलझे रहते हैं जो दिखने में काम जैसे लगते हैं, लेकिन असल में हमारे लक्ष्य को आगे नहीं बढ़ाते। जैसे बहुत देर तक टेबल सेट करना, फोल्डर व्यवस्थित करना, टूल्स इंस्टॉल करना या बार बार प्लानिंग करना। लेखक कहते हैं
हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे असली गोल से जुड़ा है? अगर जवाब नहीं है तो वह काम फिलहाल टालिए। 5. यस कहना बंद कीजिए जब जरूरत हो। नो कहने की हम कई बार दूसरों की अपेक्षाओं के चक्कर में अपने कीमती घंटे दे देते हैं। दोस्त का अचानक मिलने आना, कोई फालतू मीटिंग या बिना वजह की बातें, ये सब समय की चोरी है। लेखक कहते हैं कि बाउंड्रीज बनाना सीखिए। जब भी कोई आपको कुछ ऐसा करने को कहे जो आपके लक्ष्य से नहीं जुड़ा, तो शालीनता से नन कहना सीखिए। हर नन के साथ आप अपने लक्ष्य के लिए हां कह रहे होते हैं। 6. टालने का बहाना मत बनाइए। छोटी छोटी चीजों को हम कहते हैं, बस एक वीडियो देख लूं, थोड़ा गेम खेल लूं, ये चैट खत्म कर लूं। लेकिन यही छोटी चीजें धीरे धीरे बड़े हिस्से खा जाती हैं। लेखक बताते हैं कि जब भी ऐसा मन करे तो खुद से पूछिए, क्या यह मेरे लिए जरूरी है? क्या यह मुझे वहां ले जा रहा है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं? अगर नहीं तो इसे वहीं रोक दीजिए। 7. हाई वैल्यू टास्क्स को प्रोटेक्ट कीजिए। आपका दिन बहुत सीमित है, उसमें से भी कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब आपकी ऊर्जा, ध्यान और सोचने की क्षमता सबसे ऊंची होती है। इन घंटों को उन टास्क्स के लिए सुरक्षित रखें जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं, जैसे पढ़ाई, लेखन, रणनीति बनाना या तैयारी। इन घंटे में कोई कॉल, सोशल मीडिया या बाहरी व्यवधान न आने दें। लेखक इसे सीक्रेट टाइम कहते हैं, यानी वह समय जिसे कोई नहीं छू सकता। 8. लो एनर्जी टाइम में ही करें। लो वैल्यू काम। हर किसी के दिन में ऐसे समय आते हैं जब आप थक चुके होते हैं या आपका दिमाग कम एक्टिव होता है। चैप्टर 9. यूजिंग अकाउंटेबिलिटी टू स्टे ऑन ट्रैक। जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं या टालने की आदत से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो शुरुआत में हमारा उत्साह बहुत ऊंचा होता है। हम सोचते हैं, इस बार मैं पूरा कर ही लूंगा। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, पुराने पैटर्न वापस आने लगते हैं। टालना, आलस्य, खुद से वादे तोड़ना। यही वह जगह है जहां अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इस चैप्टर में S.J. स्कॉट समझाते हैं कि कैसे जवाबदेही की सही रणनीति आपको ट्रैक पर बनाए रख सकती है और कैसे आप दूसरों की मदद से अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। लेखक कहते हैं, मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट अकाउंटेबिलिटी कीप्स यू गोइंग। यानी प्रेरणा से शुरुआत होती है, लेकिन जवाबदेही से निरंतरता आती है। 1. जब आप सिर्फ खुद को जवाबदेह होते हैं तो बहाने आसान हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब कोई देखने वाला नहीं होता तो हम खुद से किया हुआ वादा तोड़ने में जरा भी नहीं झिझकते। आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल कर लूंगा, कोई देख थोड़े रहा है, इतना फर्क थोड़ी पड़ता है। ऐसे बहाने खुद से निकलते हैं और हम फिर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से निकले थे। लेकिन जब कोई और हमें देख रहा होता है, हमारी प्रगति पूछ रहा होता है, तो टालना उतना आसान नहीं रहता। 2. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। किसी को बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। S.J. स्कॉट सुझाव देते हैं कि आप किसी दोस्त, परिवार वाले, सहकर्मी या मेंटर को अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें जो ईमानदार हो, जो टालने पर आपको टोक सके और जो आपके लक्ष्यों को लेकर गंभीर हो। फिर उन्हें बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं। मैं इस हफ्ते 4 चैप्टर खत्म करूंगा। मैं रोज सुबह 6 बजे उठूंगा। मैं हर दिन 20 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। और फिर हफ्ते के अंत में उन्हें रिपोर्ट दीजिए कि आपने क्या किया। 3. सोशल प्रेशर को सकारात्मक रूप में इस्तेमाल कीजिए। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि दूसरों की परवाह मत करो, लेकिन जब बात बदलाव की होती है तो थोड़ा सा सामाजिक दबाव हमारी मदद कर सकता है। जब आप अपने लक्ष्य को किसी ग्रुप में साझा करते हैं, जैसे किसी व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप, फेसबुक कम्युनिटी या पब्लिक प्रॉमिस, तो आप उस वादे को तोड़ने से पहले कई बार सोचते हैं, क्योंकि अब वह सिर्फ आपका नहीं, सार्वजनिक वादा बन चुका है। 4. प्रगति रिपोर्ट भेजना। खुद को और दूसरों को याद दिलाना। S.J. स्कॉट सुझाव देते हैं कि आप अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को हर हफ्ते या हर तीसरे दिन एक छोटा सा अपडेट भेजें। मैंने आज ये किया, मुझे यहां मुश्किल आई, मैंने कल टाल दिया, लेकिन आज दोबारा शुरू किया। यह प्रक्रिया न केवल सामने वाले को शामिल करती है,
बल्कि खुद को भी ईमानदारी से देखने का मौका देती है। जब आप बार बार रिपोर्ट करते हैं तो खुद से झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। 5. पेनल्टी और रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। कभी कभी खुद को मजबूत ढंग से प्रेरित करने के लिए आपको थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। लेखक कहते हैं कि आप एक छोटा सा दंड तय करें। जैसे अगर आप तय समय पर कोई टास्क पूरा नहीं करते तो आपको 10 रुपए का दान देना पड़ेगा या किसी दोस्त को ट्रीट देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप लगातार 3 दिन लक्ष्य पर टिके रहे तो खुद को कोई इनाम दें, जैसे एक पसंदीदा फिल्म देखना या बाहर घूमने जाना। यह सिस्टम आपके दिमाग को सिखाता है कि मेहनत का फल और टालने की कीमत दोनों होती है। 6. प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी की मदद लें। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, जैसे करियर बदलना, किताब लिखना या बिजनेस शुरू करना, तो किसी कोच, ट्रेनर या मेंटर की मदद लेना समझदारी है। यह लोग आपको न सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं बल्कि आपकी प्रगति पर निगरानी भी रखते हैं। जब आपको पता होता है कि कोई अनुभवी व्यक्ति आपकी प्रगति देख रहा है तो आप और अधिक जिम्मेदारी से काम करते हैं। 7. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के टूल्स। अगर फिलहाल आपके पास कोई साथी नहीं है तो भी आप खुद को जवाबदेह बना सकते हैं। लेखक कुछ टूल्स का सुझाव देते हैं। डेली जर्नल। हर दिन लिखिए कि आपने क्या किया और क्या टाला। गोल ट्रैकर एप्स जैसे हैबिटिका, टोडोइस्ट या गूगल शीट्स में प्रगति ट्रैक करें। वीडियो ऑडियो लॉग्स। खुद से वीडियो या ऑडियो में बोलिए कि आपने क्या किया। खुद को सुनना भी असरदार होता है। चैप्टर 10 बिल्डिंग विल पावर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। अब तक आपने सीखा कि टालने की आदत को कैसे समझा जाए, स्मार्ट गोल्स कैसे बनाए जाएं और अकाउंटेबिलिटी की ताकत से कैसे ट्रैक पर रहा जाए। लेकिन ये सारी रणनीतियां तब तक पूरी तरह असरदार नहीं हो सकती जब तक आपके अंदर विल पावर यानी इच्छा शक्ति और सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन न हो। इस चैप्टर में एस.जे. स्कॉट बताते हैं कि कैसे हम अपने अंदर वह आंतरिक ताकत पैदा कर सकते हैं जो हमें मुश्किल समय में भी हार नहीं मानने देती और काम को हर हालत में पूरा करवाती है। लेखक कहते हैं, मोटिवेशन इज टेम्पररी बट सेल्फ डिसिप्लिन इज परमानेंट। यानी प्रेरणा कुछ पलों की होती है लेकिन आत्म अनुशासन एक जीवन शैली है। अगर आप सिर्फ प्रेरणा के भरोसे रहेंगे तो हर दिन टालने का बहाना मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने अनुशासन की आदत डाल ली तो चाहे मन हो या ना हो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। 1. विल पावर एक सीमित संसाधन है। इसका उपयोग सोच समझकर करें। एस.जे. स्कॉट बताते हैं कि हमारे अंदर हर दिन एक सीमित मात्रा में इच्छा शक्ति होती है और जैसे जैसे दिन गुजरता है वह कम होती जाती है। अगर सुबह से ही हम बहुत सारे छोटे निर्णयों में विल पावर खर्च कर देते हैं, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा ऐप खोलना है, तो जब असली जरूरी काम करने की बारी आती है तब हमारी इच्छा शक्ति थक चुकी होती है। इसलिए सबसे जरूरी और मुश्किल काम दिन की शुरुआत में करें, जब आपका मानसिक ऊर्जा स्तर सबसे ऊंचा होता है। 2. सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है करना, चाहे मन करे या ना करे। लेखक कहते हैं कि सफल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, वे डिसिप्लिन्ड होते हैं। जब आप ये आदत बना लेते हैं कि काम करना है क्योंकि मैंने वादा किया है, तो आप बाहरी माहौल या मूड पर निर्भर नहीं रहते। इस सोच को अपनाने का तरीका है आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी अपनी पहचान बदलना। खुद से बार बार कहिए, मैं वो इंसान हूं जो अपना काम पूरा करता है। ये सोच धीरे धीरे आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। 3. माइक्रो कमिटमेंट्स बनाइए। छोटी जीतें, बड़ा अनुशासन। हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, जैसे मैं आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, मैं सिर्फ 1 पेज लिखूंगा, मैं सिर्फ 3 एक्सरसाइज करूंगा। ये वादे इतने छोटे होने चाहिए कि उन्हें टालने का कोई बहाना ही न बचे। और जब आप इन्हें निभाते हैं तो एक आई डिड इट भावना पैदा होती है जो धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदलती है। 4. टेम्पटेशंस को दूर रखिए, टेस्ट नहीं, रणनीति अपनाइए। विल पावर को हर बार परीक्षा में मत डालिए। अगर आपको पता है कि मोबाइल डिस्ट्रैक्शंस देता है तो पढ़ाई के वक्त उसे दूर रखें। अगर सोशल मीडिया आपकी प्रोडक्टिविटी तोड़ता है तो ऐप ब्लॉकर्स लगाइए। लेखक कहते हैं,
Discipline is not about resisting temptation every time. It's about designing a life where you're not surrounded by temptation. यानी बार बार खुद को रोकने की कोशिश मत करो, ऐसा माहौल बनाओ जहां रोकने की जरूरत ही न पड़े। 5. डेली रिचुअल से डिसिप्लिन मजबूत होता है। S.J. स्कॉट सुझाव देते हैं कि आप कुछ खास आदतों को रोज एक ही समय पर दोहराएं, जैसे सुबह उठते ही जर्नलिंग करना, हर रात सोने से पहले प्लानिंग करना या दोपहर में एक निश्चित समय पर पढ़ाई। यह दोहराव आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि यह समय काम का है और धीरे धीरे यह प्रक्रिया स्वतः चलने लगती है। 6. सेटबैक्स आएंगे, लेकिन रुकना नहीं है। आत्मानुशासन का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे। इसका मतलब है गलती के बाद दोबारा उठना बिना शर्म या गिल्ट के। लेखक कहते हैं कि अगर आप एक दिन चूक भी गए तो अगला दिन रीसेट का मौका है। खुद से कहिए, मैं गिरा जरूर लेकिन रुका नहीं हूं। 7. लॉन्ग टर्म सोच अपनाइए, शॉर्ट टर्म सुख को त्यागिए। प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर इसलिए होती है क्योंकि हम तुरंत आराम चाहते हैं, जैसे अभी नेटफ्लिक्स देख लें, अभी फोन चला लें। लेकिन अनुशासन सिखाता है कि लंबे समय की जीत के लिए छोटे सुखों का त्याग जरूरी है। हर बार जब आप काम को टालने की सोचें तो खुद से पूछिए, क्या मैं आज के आराम के लिए कल की कामयाबी को खतरे में डाल रहा हूं? यह सवाल आपको सही दिशा में खींच सकता है। 8. डिसिप्लिन पर फ्रीडम। यह थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असली आजादी अनुशासन से आती है। जब आप अपने समय, आदतों और निर्णयों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब आप जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। अनुशासन आपको बंधन नहीं देता, बल्कि आपको प्रोक्रेस्टिनेशन, गिल्ट और अधूरे कामों के बंधन से मुक्त करता है। चैप्टर 11, ओवरकमिंग द फियर ऑफ फेलियर। कई बार टालने की आदत का असली कारण सिर्फ आलस या समय की कमी नहीं होता, बल्कि वो छुपा हुआ डर होता है, फेल हो जाने का डर। हम कोई नया कदम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने शुरू किया और बीच में छोड़ना पड़ा तो, अगर मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना सोचा था तो। S.J. स्कॉट इस चैप्टर में इसी मानसिक अवरोध पर बात करते हैं कि कैसे हम फेलियर के डर को समझें और उसे हराकर लगातार आगे बढ़ें। लेखक कहते हैं, द फियर ऑफ फेलियर इज नॉट अबाउट द फ्यूचर, इट्स अबाउट योर आइडेंटिटी। यानी असफलता का डर इस बात से ज्यादा जुड़ा होता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। हम खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में देखना चाहते हैं जो सक्षम है, जिसका काम सराहा जाए, और जब भी कोई काम हमारे इस आत्मचित्र को चुनौती देता है तो हम उसे टालना शुरू कर देते हैं। 1. असफलता को शर्म नहीं, सीख की नजर से देखिए। बचपन से हमें सिखाया गया है कि गलती करना गलत है, लेकिन लेखक कहते हैं कि असफलता सबसे बड़ा शिक्षक होती है। जब आप कोई नया टास्क शुरू करते हैं तो आपको सफल या असफल होने से ज्यादा सीखने पर ध्यान देना चाहिए। हर गलती यह बताती है कि अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। अगर आप असफलता को अनुभव की तरह देखें तो टालने की बजाय आप उत्साहित हो जाते हैं। 2. परफेक्शन का दबाव छोड़िए, शुरुआत में अधूरा। ठीक है, S.J. स्कॉट कहते हैं कि बहुत से लोग काम इसलिए नहीं शुरू करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये पूरी तरह परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्ट कुछ नहीं होता। आपकी पहली कोशिश शायद खराब हो और यही प्रक्रिया का हिस्सा है। लेखक सलाह देते हैं कि खुद से कहिए, मैं परफेक्ट नहीं, प्रगति चाहता हूं। जब आप खुद को इम्परफेक्ट शुरुआत की अनुमति देते हैं तो आप आगे बढ़ने लगते हैं। 3. खुद से जुड़ी नकारात्मक धारणाओं को तोड़िए। कई बार हम मन ही मन मान लेते हैं कि मैं आलसी हूं, मैं कभी कुछ पूरा नहीं कर पाता, मेरे जैसे लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये लिमिटिंग बिलीफ्स हमें हर शुरुआत से पहले रोक देती हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हर बार जब ऐसा विचार आए तो उसे चुनौती दीजिए। क्या ये सच है या सिर्फ डर है? क्या कभी मैंने कोई छोटा लक्ष्य पूरा किया है? अगर मैं पहले कर पाया तो अब क्यों नहीं? ये सोच आपके आत्मविश्वास को फिर से जगाती है। 4. छोटे कदम लीजिए, लेकिन लगातार। जब डर बड़ा लगता है तो शुरुआत बहुत छोटी कीजिए। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट से डरते हैं तो उस प्रोजेक्ट से जुड़ा सिर्फ एक टास्क करिए।
जैसे सिर्फ रिसर्च करना या सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना। जब आप ऐसा करते हैं तो दिमाग को लगता है ये तो आसान था और वह अगला कदम लेने को तैयार हो जाता है। लेखक कहते हैं एक्शन रिड्यूसेस फियर, यानी जैसे ही आप कुछ करना शुरू करते हैं डर धीरे धीरे कम होने लगता है। 5. व्हाट इफ के डर को इवन इफ में बदलिए बहुत बार हमारे मन में चलता है। व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई मेक अ मिस्टेक, व्हाट इफ दे लाफ एट मी। लेकिन लेखक कहते हैं कि आप इस सोच को पलट सकते हैं। इवन इफ आई फेल आई लर्न समथिंग वैल्यूएबल, इवन इफ आई फॉल आई स्टैंड अप अगेन। जब आप हर डर का सामना ऐसे विचार से करते हैं तो वह डर कमजोर हो जाता है और आप मजबूत। 6. सफलता की परिभाषा खुद तय कीजिए। बहुत बार हम असफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमारी सफलता की परिभाषा दूसरों ने बनाई होती है, जैसे कितने व्यूज आए, कितनी तारीफ मिली, कितनी कमाई हुई। लेखक सलाह देते हैं कि आप खुद से पूछिए मेरे लिए सफलता क्या है। अगर आपका जवाब है मैंने आज टालने की बजाय शुरुआत की, तो यही आपकी जीत है। 7. असफलता को छिपाने की बजाय शेयर कीजिए। जब आप अपनी मुश्किलें और असफलताएं किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करते हैं तो वे बोझ नहीं लगती। आपको पता चलता है कि हर कोई कभी न कभी गिरा है। लेखक कहते हैं कि ग्रोथ उसी वक्त होती है जब आप अपनी कमजोरी को मानते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। 8. विजुअलाइजेशन से डर को पलटिए। एक आसान और असरदार अभ्यास है आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में देखना जहां आपने वह काम पूरा कर लिया है जिससे आप डरते थे। लेखक बताते हैं कि जब आप बार बार खुद को सफल होता हुआ देखते हैं तो दिमाग उसे सच मानने लगता है और डर कम होने लगता है। चैप्टर 12, मेकिंग प्रोक्रेस्टिनेशन अ थिंग ऑफ द पास्ट। अब तक आपने जाना कि टाल मटोल क्यों होती है, कैसे उसकी वजह से हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं और उससे बाहर निकलने के लिए क्या क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब ये सारी सीख सिर्फ समझ में नहीं आती बल्कि आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। इस आखिरी चैप्टर में S.J. स्कॉट बताते हैं कि कैसे आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हमेशा के लिए पीछे छोड़ सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जहां एक्शन, क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी ही आपका स्वभाव बन जाए। लेखक कहते हैं यू डोंट नीड अ परफेक्ट प्लान, यू नीड अ कमिटमेंट टू प्रोग्रेस। यानी आपको कोई जादुई फॉर्मूला नहीं चाहिए, आपको सिर्फ हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का संकल्प चाहिए। 1. अब टालना सिर्फ एक आदत नहीं, एक पुरानी कहानी है। आप जान चुके हैं कि टालने की आदत कैसे धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खोखला करती है। लेकिन अब आपने ये भी देख लिया कि आप चाहें तो उस आदत को बदल सकते हैं। अब से जब भी कोई जरूरी टास्क सामने आए और आपका मन कहे बाद में कर लेंगे, तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये टालने वाला दिमाग बोल रहा है और तभी आप खुद से कह सकेंगे नहीं, मैं अब वो इंसान नहीं रहा जो चीजें टालता था। 2. जो सीखा है उसे दोहराइए, रोजमर्रा की जिंदगी में उतारिए। इस किताब में बताई गई हर टेक्निक, चाहे वो स्मार्ट गोल्स हों, माइक्रो हैबिट्स हों, अकाउंटेबिलिटी हो या डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम, सबको एक एक करके अपनी दिनचर्या में जोड़िए। शुरुआत सिर्फ 2 आदतों से कीजिए, जैसे हर दिन सुबह उठते ही आज का एक टॉप टास्क तय करिए। हर रात सोने से पहले यह सोचिए कि आपने क्या टाला और क्या किया। ये 2 बातें आपको खुद से जोड़ेंगी और टालने की आदत हर दिन थोड़ी और कमजोर होती जाएगी। 3. खुद को डूअर की पहचान दीजिए। S.J. स्कॉट कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप खुद को नए नजरिए से देखने लगते हैं। अब आप वो इंसान हैं जो अपना काम करता है, जो बातों से नहीं काम से आगे बढ़ता है। हर बार जब आप कोई काम तय समय पर करते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि मैं भरोसे लायक हूं, मैं जो ठानता हूं वो करता हूं। 4. सिस्टम्स, गोल्स। लक्ष्य बनाना अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास उन्हें हासिल करने का सिस्टम नहीं है तो वे लक्ष्य सिर्फ कागज पर रह जाते हैं। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आप अपना फोकस आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर रखें। जैसे मैं रोज 10 मिनट पढ़ूंगा, मैं हर रविवार को अगले हफ्ते की प्लानिंग करूंगा। यही सिस्टम्स हैं जो टाल मटोल से बचाकर आपको धीरे धीरे सफल बनाते हैं। 5.
सेलिब्रेट प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन। बहुत से लोग इसलिए भी टालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरू करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अब आप जानते हैं, हर इम्परफेक्ट शुरुआत ही असली शुरुआत होती है। तो जब आप किसी काम को टालने की बजाय थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं तो उसे सेलिब्रेट कीजिए। खुद से कहिए, मैंने शुरुआत की और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। 6. फ्यूचर यू का ख्याल रखिए। हर बार जब आप कोई टास्क टालते हैं तो आप अपने भविष्य को बोझ देते हैं, और हर बार जब आप कुछ समय पर करते हैं तो आप अपने भविष्य को राहत देते हैं। जब भी टालने का मन हो तो आंखें बंद करके खुद से पूछिए, क्या मैं कल वाले खुद को थका हुआ, तनाव में और पीछे देखना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो अभी का एक्शन ही सबसे बड़ा समाधान है। 7. लाइफ को मोमेंटम की जरूरत होती है। जब आप लगातार छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो एक मोमेंटम बनता है, एक बहाव, एक रफ्तार जो आपको अपने लक्ष्य की ओर खींचती है। लेकिन जैसे ही आप टालना शुरू करते हैं वो मोमेंटम टूटने लगता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं, हर दिन बस कुछ मिनट उस काम को दो जो जरूरी है। भले मन न हो, भले वक्त कम हो, लेकिन कड़ी मत तोड़ो। यही अभ्यास धीरे धीरे आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। 8. जिंदगी में टालने की जगह नहीं, सिर्फ करने की आदत हो। अब आप किताब के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहां से पीछे मुड़कर देखिए, आपने कितनी सारी चीजें सीखी हैं, समझी हैं और अपनानी शुरू की है। अब जरूरत है उन्हें लगातार दोहराने की और अपनी लाइफस्टाइल में ढालने की, ताकि आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों में आप ये कह सकें, मैं वो इंसान था जो टालता था और अब मैं वो इंसान हूं जो करता है। इस आखिरी चैप्टर का सार है, प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़िए, प्रोग्रेस को अपनाइए। जब आप सोचने की बजाय करने में विश्वास रखते हैं तो बदलाव नजर आने लगता है। तो दोस्तों, आपने अभी अभी एस.जे. स्कॉट की किताब हाउ टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग की आखिरी लाइन सुनी। एक ऐसी किताब जो न सिर्फ हमें टालने की आदत से बाहर निकलने की राह दिखाती है, बल्कि खुद को समझने, मजबूत करने और हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा भी देती है। इस किताब ने हमें सिखाया कि टालना सिर्फ काम टालना नहीं है, ये अपने सपनों को टालना है। हर बार जब हम कहते हैं कल से करेंगे, तब हम आज को खो देते हैं, और यही आज एक दिन हमारा भविष्य बनता है। लेकिन अब आपके पास वो हर औजार है जिससे आप टालने की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। क्लैरिटी, प्लानिंग, डिसिप्लिन, विल पावर और अकाउंटेबिलिटी। चाहे आप किसी बड़े शहर की तेज भागती जिंदगी में हो या किसी शांत गांव की मिट्टी में दिन की शुरुआत करते हो, ये सच्चाई हर जगह एक सी है। समय सबका बराबर है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे टालकर बिताता है और कोई हर पल को बनाकर। अब बात करते हैं अपने इस चैनल की, हिंदी ऑडियो बुक। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक कोशिश है हर उस इंसान तक पहुंचने की जो सीखना चाहता है लेकिन जिसके पास वक्त कम है। हम चाहते हैं कि गांव के किसी खेत में बैठा एक किसान बेटा भी ये किताबें सुन सके और शहर के किसी ऑफिस में बैठी एक बेटी भी। यहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी हिंदी में। वो भाषा जिसमें आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, सपने देखते हैं। हमारा मकसद है कि चाहे आप मोबाइल पर सुने, सफर में, सुबह की चाय के साथ या रात को नींद से पहले, हर पल कुछ नया सीखें और खुद को थोड़ा और बेहतर बनाएं। हमारी आवाज में है आपका अपनापन, हमारी हर कहानी में है आपकी जिंदगी का अक्स। हमारा हर एपिसोड एक पुल है आपकी आज की हालत और कल की सफलता के बीच। अगर आपको ये किताब पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें हौसला देता है और हमें और अच्छी किताबें आपके लिए लाने की ताकत देता है। और हाँ, अगर आप किसी खास किताब का सार चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम हर सुझाव को ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी है। शहर से गांव तक, भीड़ से तन्हाई तक, हर आवाज में, हर दिल में, हिंदी ऑडियो बुक बस आपके साथ है। फिर मिलते हैं अगली किताब में, एक नए विचार, एक नई सोच और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक याद रखिए, सपने देखिए, सीखते रहिए और टालना छोड़िए, क्योंकि जो आज करेगा वही कल चमकेगा।